जब भी कृषि की बात होती है, खेती किसानी की बात होती है, तो सामने आता है संघर्ष, तकलीफें, बहुत सारी चुनौतियां। लेकिन कृषि एक्सप्रेस में हमने ऐसी कहानियां भी आपके सामने रखी हैं जो समृद्धि को दिखाती हैं, जो दिखाती हैं कृषि में कितनी असीम संभावनाएं। हाँ, तौर तरीकों की बात है, बस कुछ हट के करने की बात है। कृषि में भी इनोवेशन की, नवाचार की असीम संभावनाएं हैं। इन्हीं संभावनाओं को आपके सामने इस खास पेशकश के जरिए हम रखते आ रहे हैं। और आज जो कहानी है वो आपको काफ़ी कुछ सिखाने वाली है कि कृषि में कितनी संभावनाएं हैं, आप करोड़ों का व्यवसाय कर सकते हैं। कृषि एक्सप्रेस में आज हम दिखाने जा रहे हैं फर्श से अर्श पर पहुंचे एक किसान की कहानी। गुजरात में राजकोट जिले के गौपालक रमेश भाई रूपारेलिया, ये काफ़ी चर्चित नाम है, देश के करोड़ों किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। कभी गरीबी से परेशान होकर मजदूरी करने वाले रूपारेलिया आज के दिन करोड़पति हैं और 100 से ज्यादा देशों में उनके उत्पाद बिकते हैं। अगले आधे घंटे तक वो हमारे साथ रहेंगे। इस दौरान हम उनसे जानेंगे उनकी प्रेरणादायक कहानी और आपके लिए टिप्स भी कि कैसे किसान भी व्यवसाय की दृष्टि से अपनी खेती किसानी को आगे बढ़ा सकता है, किस तरीके से प्रोडक्शन के साथ साथ में प्रोसेसिंग को भी वो समझ सकता है। उससे पहले उनके जीवन पर ये रिपोर्ट देखिए। गुजरात में राजकोट जिले के गोंडल में रहने वाले रमेश भाई रूपारेलिया देखने में आम गौपालक जैसे लगते हैं, लेकिन उनकी कहानी बेमिसाल है। सादा जीवन, उच्च विचार वाले दर्शन को जीवन में उतारने वाले रमेश भाई अपने सहयोगियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कमर तोड़ मेहनत में जुटे रहते हैं। लेकिन ये सफर इतना आसान नहीं था। महज 7वीं कक्षा पास कर रमेश भाई को एक समय बहुत गरीबी झेलनी पड़ी थी। पुश्तैनी जमीन तक बेचनी पड़ी थी। रमेश भाई ने खेतों में मजदूरी की तो कभी दूसरों की गाय चराने का धंधा भी किया। साल 2010 में रमेश भाई ने किराए पर जमीन ली और खेती करना शुरू कर दिया। रासायनिक खाद खरीदने की उनकी हैसियत नहीं थी, इसीलिए गाय के गोबर पर आधारित कृषि करना शुरू किया। जंतुनाशक दवाओं की जगह प्राकृतिक तरीके से कीट नियंत्रण किया। धीरे धीरे सफलता मिलने लगी और इस तरीके से की गई खेती से रमेश भाई को लाखों का फायदा हुआ। फिर रमेश भाई ने 4 एकड़ खुद की जमीन खरीदी और जैविक खेती के साथ साथ गौ पालन का व्यवसाय शुरू कर दिया। रमेश भाई का दावा है कि गौ आधारित कृषि और आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से किसान अपनी कमाई कई गुना तक बढ़ा सकते हैं। मैं कहता हूं कि गो आधारित कृषि मतलब प्राकृतिक कृषि और गो आधारित कृषि और पंचगव्य के माध्यम से किसान जो यदि खुद को बिजनेसमैन बना ले और इंटरनेट और टेक्नोलॉजी के माध्यम से पूरी दुनिया के साथ यदि कनेक्ट हो जाए तो किसानों की आय 2 गुनी नहीं, लेकिन मैं दावे के साथ और आत्मविश्वास से कहता हूं कि 20 गुना हो सकती है। आज इनके पास 250 से ज्यादा गीर गाय हैं, जिन्हें खिलाने का चारा भी पूरी तरह से प्राकृतिक होता है। इनकी गौशाला को देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रमेश भाई की तारीफ कर चुके हैं। इनके यहाँ के दूध, छाछ, मक्खन और घी को लोग हाथों हाथ लेते हैं। इनकी गौशाला में बने घी की खूब मांग है। एक विशेष प्रकार का घी तो 51,000 रुपए प्रति किलो तक बिकता है। तो घी जो है वो आप कह रहे तो उसकी प्राइस जो है हमारी 3,330 से स्टार्ट होके 51,000 तक की अलग अलग प्राइस है। और जो अलग अलग उसमें हर्बल प्रोडक्ट पड़ते हैं उस प्रकार से, जैसे 51,000 वाला घी है उस पर ज़रूर सवाल खड़े होंगे आपके, तो मैं पहले से ही जवाब दे देता हूँ कि जो 51,000 का जो घी कह रहे हैं हम कामदेव घृतम, वो रसरत्नाकर एक शास्त्र है उसके रेफरेंस से बनता है और उसमें 8,000 से लेके 22,000 की किलो ऐसी लगभग 34 मतलब 34 हर्बल प्रोडक्ट उसमें पड़ते हैं। रमेश भाई ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन उन्होंने आधुनिक शिक्षा और तकनीक का महत्व समझा। शुरू में उन्हें कंप्यूटर सीखने में काफी दिक्कतें आई, लेकिन आज वो कंप्यूटर चलाने में माहिर हो चुके हैं। आज उनकी खुद की वेबसाइट है, यूट्यूब चैनल है। अपने काम और उत्पाद का प्रचार प्रसार करने के लिए वो सोशल मीडिया का जमकर सहारा लेते हैं। रमेश भाई के यहाँ पर आज करीब 100 लोग काम करते हैं। उनके यहाँ कई तरह के उत्पाद बनते हैं जिनकी विदेशों में भारी मांग है। छोटे स्तर से शुरू हुआ उनका ये कारोबार आज 123 देशों तक फैल चुका है। बहुत सारी चीजें हैं जो लगभग गोबर से बने आर्टिकल, गोबर का आसन, ये 170 प्रोडक्ट है
और 123 देश के यूएसडी एफडीए हमारे पास ऑफिशियली है। हमारे पास कुरियर कंपनियों का टाइप है। वर्ल्ड के किसी भी कोने पे किसी भी पिन कोड के ऊपर हम 4 दिन में प्रोडक्ट पहुंचा सकते हैं। इतनी हमारी टेक्नोलॉजी के साथ सारी सुविधा सेट की हुई है। हर साल 6 करोड़ तक का टर्नओवर करने वाले रमेश भाई का सफर यहीं नहीं रुकने वाला है। वो चाहते हैं कि देश में उनकी तरह हजारों किसान पैदा हो, देसी गायों और सनातन परंपरा को उचित सम्मान मिले। इसके लिए वो एक मॉडल पर काम कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि खेती किसानी से मुंह मोड़ चुके युवा उनके मॉडल को अपनाकर समृद्धि और सम्मान हासिल करें। गोंडल राजकोट से नरेश शेखलिया की रिपोर्ट। और ये बड़ी खुशी की बात है कि रमेश भाई रूपारेलिया खुद मेरे साथ जुड़ रहे हैं, जिनकी पूरी कहानी को आपने देखा और बहुत कुछ है जो उनसे जाना जा सकता है, सीखा जा सकता है। मैं कोशिश करूंगा जितना भी सीमित समय मेरे पास है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सवाल उनसे लूं ताकि आप भी प्रोत्साहित हो सकें। रमेश भाई, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका भारत एक्सप्रेस पर। जय गौ माता। जय गौ वंदे माता। गौ मातरम। जय हिंद। इतनी शानदार कहानी है आपकी, इतनी प्रेरक कहानी है आपकी। पहला सवाल जो मन में आता है वो सीधा सवाल जो अंत में पूछा जाता है वो मैं पहले आपसे पूछ लेता हूं। टर्नओवर कितना है आपका? अभी है महीने का 50-60 लाख का सेलिंग होता है। तो बहुत सारे घर परिवार चला रहे हैं आप, सिर्फ अपना परिवार नहीं। हाँ, तो लगभग कुल मिला के 125 लोग हमारे सहकर्मी मतलब सहयोगी के रूप में काम कर रहे हैं। जी। अच्छा रमेश भाई, अब कुछ महत्वपूर्ण बातें, क्योंकि बहुत सारे किसान भाई इस कृषि एक्सप्रेस कार्यक्रम को देखते हैं, बहुत सारे युवा जो खेती किसानी में दिलचस्पी रखते हैं वो भी इससे काफ़ी कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि आपकी तरह कई समृद्ध किसान जिन्होंने कई नवाचार या इनोवेशन किए उनको हम इस खास पेशकश के दौरान उनके सामने रखते हैं। तो मुझे सबसे पहले ये बताइए कि एक तो होता है कि खेती किसानी आपने की, खेती किसानी की आपको जानकारी है, फिर दूसरा आपने गौपालन के बारे में काफ़ी कुछ सीखा होगा। ये प्रोसेसिंग की जब बात आती है, पैकेजिंग की जब बात आती है, तो ये किसानों से बड़े दूर की चीज है। आपने कैसे सीखा, कैसे प्रोसेस किया जाए, क्या प्रोसेसिंग यूनिट लगाई जाए, कैसे पैकेजिंग की जाए और फिर कैसे मार्केट किया जाए, थोड़ा समझाएं। हमारे परिवार में कोई पढ़ा लिखा नहीं है, जी। परंतु अनुभव और समय इंसान को बदल देता है। जैसे हम पहले तो थैली में घी भेजते थे प्लास्टिक की, अब वहां से लेकर के आज हम बोतल में भेज रहे हैं। एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस पे एक्सपीरियंस, अनुभव, और जो चीज हमें सफलता देती है उसको हम पकड़ लेते हैं। तो आज हमारा पैकिंग जो है वो विदेशों तक जाता है। नो कंप्लेन, जीरो कंप्लेन्स, बिल्कुल जीरो। तो ये मैं तो शॉर्ट में कहूंगा कि किसान को एक साइड किसानी रहनी चाहिए और एक साइड बिजनेसमैन जैसी रहनी चाहिए, तभी किसान खेत के साथ टिक पाएगा, अन्यथा टिकना मुश्किल है। अच्छा मुझे ये भी बताएं, क्योंकि देखिए गुजरात के बारे में आमतौर पर ये लोगों की सोच होती है कि व्यवसाय जो होता है वो तो खून में होता है, आसपास के माहौल में होता है। क्या ये किसान तो मुझे पता ही था, आप बोलने वाले ही है। तो गुजरात में आमतौर पर किसान इतने समृद्ध होते हैं, या आप अपने कॉम्पिटिटर्स या समकक्ष जितने भी किसान हैं या इसी तरह का जो काम कर रहे हैं उनके मुकाबले अपने आप को कहां पाते हैं, और क्या वजह है कि आपका काम उनसे आगे? आपने कहा 2 गुना नहीं 20 गुना हो सकती है, तो ऐसा क्या है जिसकी वजह से आपका स्तर या काम करने का दायरा इतना बड़ा कर पाए आप? देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं, दुनिया में मेरा कोई कॉम्पिटिटर है ही नहीं। मैं किसी को कॉम्पिटिटर मानता नहीं हूं, क्योंकि अपनी सनातन परंपरा और सनातन संस्कृति ये सिखाती है कि एक दूसरे के सहयोग में चलो, एक दूसरे को साथ लेके चलो। दूसरी बात यह है कि हम लोग यहाँ पिछले 2015 से मतलब पिछले 10 साल से 9 साल से यहाँ ट्रेनिंग देते हैं। वैदिक गोपालन विद्या, आप हमारी वेबसाइट पे, हमारी यूट्यूब पे और हमारे सोशल मीडिया पे ये बात देख सकते हैं। वैदिक गोपालन विद्या के अंतर्गत 26 कंट्री से लोग यहाँ ट्रेनिंग ले गए हैं, और जो चीज हमें सफलता देती है उसको हम पकड़ लेते हैं। तो आज हमारा पैकिंग जो है वो विदेशों तक जाता है। नो कंप्लेन, जीरो कंप्लेन्स, बिल्कुल जीरो। तो ये मैं तो शॉर्ट में कहूंगा कि किसान को एक साइड किसानी रहनी चाहिए और एक साइड बिजनेसमैन जैसी रहनी चाहिए, तभी किसान खेत के साथ टिक पाएगा, अन्यथा टिकना मुश्किल है।
अच्छा, मुझे ये भी बताएं, क्योंकि देखिए गुजरात के बारे में आमतौर पर ये लोगों की सोच होती है कि व्यवसाय जो होता है वो तो खून में होता है, आसपास के माहौल में होता है। क्या ये किसान तो मुझे पता ही था आप बोलने वाले ही है। तो गुजरात में आमतौर पर किसान इतने समृद्ध होते हैं, या आप अपने कॉम्पिटिटर्स या समकक्ष जितने भी किसान हैं या इसी तरह का जो काम कर रहे हैं उनके मुकाबले अपने आप को कहां पाते हैं, और क्या वजह है कि आपका काम उनसे आगे? आपने कहा 2 गुना नहीं 20 गुना हो सकती है, तो ऐसा क्या है जिसकी वजह से आपका स्तर या काम करने का दायरा इतना बड़ा कर पाए आप? देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं, दुनिया में मेरा कोई कॉम्पिटिटर है ही नहीं। मैं किसी को कॉम्पिटिटर मानता नहीं हूँ, क्योंकि अपनी सनातन परंपरा और सनातन संस्कृति ये सिखाती है कि एक दूसरे के सहयोग में चलो, एक दूसरे को साथ लेके चलो। दूसरी बात यह है कि हम लोग यहाँ पिछले 2015 से, मतलब पिछले 10 साल से 9 साल से यहाँ ट्रेनिंग देते हैं वैदिक गोपालन विद्या। आप हमारी वेबसाइट पे, हमारी यूट्यूब पे और हमारे सोशल मीडिया पे ये बात देख सकते हैं। वैदिक गोपालन विद्या के अंतर्गत 26 कंट्री से लोग यहाँ ट्रेनिंग ले गए हैं, और हम खुद चाहते हैं कि गाय और खेती, उससे इनकम का निर्माण हो, इनसे रेवेन्यू जनरेट हो, ताकि युवा देश का गाय और खेती से दूर न जाए। ये मेन बात है। और रही बात कॉम्पिटिटर की, तो ऐसा मैं सोचता नहीं हूँ, मेरे मन में ऐसा कुछ है नहीं। मैं तो जगह जगह पे जाके लेक्चर देता हूँ। देश में लगभग 800 से अधिक मेरे लेक्चर हुए होंगे, 600 से अधिक चैनलों में मेरा इंटरव्यू है। तो मैं ऐसा कभी सोचता नहीं हूँ। और जब युवा आइडियल मुझे आइडियल मानता है, प्रेरणा स्रोत मानता है, तो मैं झूठ, सोशल मीडिया में झूठ बोलता नहीं हूँ। जो है वो खुल के बताना, ना तो मुझे कोई देने वाला है और ना मेरे से कोई छीनने वाला है। पक्के में काम करते हैं, टैक्स वाला काम है, सब कंप्लीटली करते हैं, तो चिंता का कोई विषय है ही नहीं, है ना। जी, मैं ये जी। आपसे समझना चाह रहा था कि बाकी किसानों को जब आप देखते हैं, जो आपसे सीखने आते हैं, ट्रेनिंग लेने आते हैं, कई जगह पर आप लेक्चर्स भी देते होंगे इनको, क्या फ़र्क देखते हैं आपके काम करने के तरीके और उनके काम करने के तरीके में? कौन सी कमी रह जाती है कि आप दायरे को बढ़ा पाए और वो सीमित दायरे में रह जाते हैं? हाँ, 2-3 चीजें ऐसी है कि एक तो खेती से पैदावार होता है ना, किसान जैसे चावल पकाता है तो चावल बिना पॉलिश किए बेच देता है। उसमें व्यापारी, जितना किसान को मिलता है ना, उतना ही पैसा उसमें व्यापारी को मिल जाता है। मैं किसी की बुराई नहीं करता, लेकिन किसानों को वैल्यू एडिशन करना चाहिए अपनी प्रोडक्ट को मार्केट में। जैसे फॉर एग्जांपल मैं मेरे इलाके की बात करूं, तो यहाँ पीनट होता है, मूंगफली, ग्राउंडनट। पूरे वर्ल्ड में टॉप क्लास ग्राउंडनट यहाँ होता है। यहाँ का किसान क्या करता है, ग्राउंडनट को जैसे खेत से तैयार हुआ, हार्वेस्ट होके तुरंत मार्केट में लेके आ जाता है, दूसरे ही दिन, शायद उसी दिन आ जाता है। जी। वो पीनट व्यापारी ले जाता है। वो व्यापारी पीनट, वो पीनट सीड किसान से 100 रुपया किलो खरीदता है। वो व्यापारी पीनट बटर बनाने के मशीन में डालता है और इधर से घुसता है, पीनट उधर से निकलता है। घंटे में 10 टन 5 टन पीनट बटर, पीनट के सीड डाल के पीनट बटर बना देते हैं। तो जैसे पीनट के सीड अंदर घुसे तो 100 रुपये किलो था, अब वो पीनट बटर बन के निकले तो 600 रुपया किलो हो गया। तो वो मशीन में क्या सोना घुस जाता है। किसान को ये समझ आना चाहिए कि मेरा प्रोडक्ट मुझे 4 महीना मेहनत करने के बाद 100 रुपया मिला पर केजी, वही पीनट को ये पीनट बटर बना दिया तो उनको 500 रुपया मिला, और वो एक ही घंटे में। तो ये चीज जो है, जैसे हम बनाते हैं, हमारे पास अभी 700 प्लस प्रोडक्ट है, 300 ओनली पंचगव्य की है। जी, मैंने तो आपसे रमेश भाई जो शुरुआती सवाल पूछा था वही प्रोसेसिंग पे पूछा था, और यही मेरे जहन में भी ये है। जितने किसानों को मैं देखता हूं वो उत्पाद तो कर लेंगे, लेकिन प्रोसेसिंग जो होती है, प्रोसेसिंग यूनिट को लेकर उनकी समझ बड़ी कच्ची होती है। तो ये आपके अंदर कैसे इसकी समझ आई, और आप बाकी जो अभी किसान भाई आपको देख रहे हैं, गौपालक आपको देख रहे हैं, प्रोसेसिंग यूनिट पे क्या बताइए। किया, मैंने अपने समय का एकदम सदुपयोग किया। मैं समय में मानता हूँ, सुबह 3:30-4 बजे उठ जाता हूँ, रात को 11 बजे तक लगातार रहता हूँ। जैसे कई किसान मेरे पास आते हैं, नींबू बेचना है, हमारे पास ऑर्गेनिक नींबू है, तो मैं उससे खरीद लेता हूँ। उसका नींबू मार्केट में 30 रुपया किलो जाता है, मैं 100 रुपये किलो खरीद लेता हूँ। मैं अचार बना के उसको 500 रुपये किलो बेच देता हूँ, और उसको मैं बोलता भी हूँ कि तुम करो यार इसका अचार। और वो किसान क्या, हमारे यहाँ जो लोकल किसान मेरे साथ जो आसपास के क्या करते हैं,
गर्मियों के महीने में किसान फ्री रहते हैं, कुछ नहीं करते, घूमते हैं, रोज बैठते हैं, गाय बैल को चारा डाल के घर घूमते रहते हैं। और मैं मेरी इतनी 45 की एज में मेरे जीवन में एक दिन भी छुट्टी नहीं लिया है। मैं फ्री होता हूँ तो कहीं स्टॉल लगा देता हूँ, कोई कथा में स्टॉल लगाता हूँ, कोई एक्सपो में स्टॉल लगा देता हूँ, कोई बड़ी मंडी में स्टॉल लगा देता हूँ, कोई अलग अलग कार्यक्रम में चला जाता हूँ। तो उससे एक बहुत बड़ी मार्केटिंग होती है, उससे भी फ्री होता हूँ तो मैं वीडियो बनाता हूँ। यूट्यूब में चैनल है हमारी, 2.5 लाख 2,60,000 सब्सक्राइबर्स है। फेसबुक पेज में भी है हमारी। वीडियो जो लोग है ना, एक एक दिन में 20-20 मिलियन लोग देखते हैं। हमारी घी की वीडियो 40 मिलियन लोगों ने देखी है। तो कहना मेरा यहाँ ये है कि मैं समय को फालतू नहीं रहने देता, पूरा दिन का शेड्यूल फिक्स रहता है। और जहां जो चीज की जरूरत है, जैसे मैंने नींबू का अचार लेके बना दिया, लेकिन उसको बेचना भी पड़ेगा ना, तो मैं उसकी वीडियो भी बना देता हूँ। जैसे खेत की हर चीज काम की है। जैसे हम गाय के गोबर के उपले की भस्म बनती है ना, तो उसको भी मैं नहीं फेंकता नहीं हूँ, उसको भी 1,000 रुपया 100 ग्राम बेच देता हूँ, क्योंकि उसको भी अलग अलग फायदे हैं। और ऐसा नहीं, चीटिंग नहीं, उसको गुजरात सरकार की जूनागढ़ कृषि यूनिवर्सिटी में टेस्टिंग करके उसके मिक्रो न्यूट्रंस एंड माइक्रो न्यूट्रंस के जो लैब रिपोर्ट करके वो लोगों के सामने बड़े बड़े डॉक्टर कहते हैं कि राइट, ये न्यूट्रिशन इंसान को काम आ सकता है। तो इस प्रकार से किसान के पास जो शक्ति है, किसान के पास समझ है, कोठासू जुगाड़ गुजराती में कहते हैं जुगाड़ी, तो जो जुगाड़ है, जहाँ वीआईपी लोग, इंजीनियर लोग 5,000 से काम चलाते हैं, वहां किसान 50 से चला सकता है। तो मैंने हमेशा मेरे समय का सदुपयोग किया अपने काम के लिए, साथ में दूसरों को भी जोड़ा है। जैसे हमारे साथ एनआरएलएम की 1.5 लाख महिला का गुजरात सरकार का ऑफिशियल एमओयू है कि हम उसकी प्रोडक्ट हमारी साइट पे बेचे। 2009 से हमारी वेबसाइट एक्टिव है। एवरी डे 400 से लेके 18,000 तक विजिटर आते हैं हमारी वेबसाइट पे। तो मैंने मतलब मेरे जीवन में एक एक स्टेप पे जहां जो हो सकता है ना, सोशल मीडिया का जहां उपयोग होता है उसका भी किया। पैकिंग, पार्सलिंग, क्वालिटी, अब डेवलपमेंट। अभी आज के दिन में हम 60 से अधिक प्रकार के अलग अलग टाइप के घी बनाते हैं, जो मैं ये कहूंगा कि पूरे विश्व में हमारी ये चीज यूनिक है, ये यूएसपी है। पूरे विश्व में गौशाला के अंदर एक किसान के घर में 65 टाइप के घी बनते हैं। मैं गारंटी से कहता हूँ विश्व में कोई नहीं होगा ऐसा। अच्छा रमेश भाई, मुझे एक तो बात ये ये भी बताएं जो कई किसान भाई जानना चाह रहे होंगे मशीनों के संदर्भ में, क्योंकि किसान किसानी कर सकता है, गौपालन कर सकता है, या मशीनों की समझ आपने कैसे ली, कैसे यूनिट को आपने बनाया, कितनी बड़ी यूनिट शुरुआत में थी, अब कैसी यूनिट पर काम करते हैं, थोड़ा ये भी बताएं। शुरुआत में बचपन में हम 80 रुपया एक महीने किसी की गाय चराने रहते थे। फिर पिताजी के हाथ में व्यवहार आया, बड़े हुए। गांव में 30 बीघा मतलब 10 एकड़ जमीन थी हमारी, 12 एकड़। वो जमीन में हम काम करते थे, लेकिन मेरी शादी के समय में ये स्थिति हुई कि वो जमीन बेचनी पड़ी, ऐसी स्थिति हो गई। कर्जा हो गया, इनकम कुछ रहती नहीं थी। फिर हम जहाँ रहते थे, मेरा जन्म हुआ है, वो उस गांव की जनसंख्या 1200-1500 की थी। और अभी हम जहाँ 18 किलोमीटर दूर रहने आए हैं, वहाँ 3 लाख की जनसंख्या का गांव है ये गोंडल। तो एक छोटा शहर कहा जाता है। तो जब मैं यहाँ आया तो खेत के अंदर काम करने के सिवा मेरे पास कुछ नहीं था। जो शादियों में फेंक देते थे रोटी मिठाई, उसको हम ला करके खाते थे 2006 में। तो खेत में डालने के केमिकल के तो पैसे थे ही नहीं। तो जो लोग मैंने पहले अपनी एक गाय और बैल का गोबर को, रिलेटिव में जान पहचान में ऐसी गाय थी कि जिनको बच्चे नहीं दे रही थी, दूध नहीं दे रही थी, वैसी गाय लाया। उसका गोबर गोमूत्र ही चाहिए था हमें। तो उसके बाद मैंने सोचा एक नंदी लाके क्यों न रख दे, अच्छा वाला। हो सकता है शायद इसमें से कोई प्रेग्नेंट हो। तो 30 में से 28 गाय प्रेग्नेंट हो गई, उसकी बच्चियां हुई। 28 में से 26 बच्चियां हुई। तो ऐसा कारवा 3 साल चला। तो हमारे पास लगभग अभी छोटे मोटे जीव सब मिला के 250-300 है। और उसमें हमने उस समय तो गोबर गोमूत्र के लिए ही गाय पसंद की थी, हमें नहीं पता था। तो एक बार 35 लाख की प्याज हो गई 2010 में। 2010 में 35 लाख की प्याज हो गई, तो हमने 4 एकड़ जमीन खरीद ली। और इतने न्यूज में कवरेज हुआ, प्रिंट मीडिया में, सोशल मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। तो लोग आने लगे, अब हम काम करें या लोगों को सिखाए।
उसके बाद हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम चालू किए, उसमें भी इतने लोग आते हैं हर 2 महीने ट्रेनिंग प्रोग्राम। अभी हम मधुमक्खी की भी ट्रेनिंग देने वाले हैं, जो मधुमक्खी के भारत सरकार के एक्सपर्ट है उसको बुला करके किसानों को। मेरी एक सोच है कि 2046 आने वाला भारत, नरेंद्र भाई जो सोचते हैं, नरेंद्र भाई मोदी, उसके ऊपर वो सोचते हैं, हम प्रैक्टिकल काम करते हैं। किसान जो है ना वो विश्व का भविष्य है। मैं किसी रिलीजन की बात नहीं करता, मैं गाय को मानता हूं, मैं सनातनी हूं, इसीलिए गाय को महान नहीं बताता। लेकिन दुनिया में आप 2000 करोड़ का कंप्यूटर ले लो, 5000 करोड़ का कंप्यूटर ले लो, कभी कंप्यूटर में दूध, दही, मक्खन, घी, छाछ, गोबर, गोमूत्र बनेगा क्या? कभी नहीं बनेगा। किसान दुनिया यदि 5000 करोड़ नहीं 50,000 करोड़ का प्रोसेस प्लांट डाल दे तो उसके अंदर गेहूं का दाना, वेजिटेबल, फ्रूट कभी बनेगा क्या? कभी नहीं बनेगा। इसीलिए विश्व को यदि तंदुरुस्त रख सकती है तो गाय आधारित कृषि रख सकती है। विश्व को यदि पूरे मानव सभ्यता को अच्छा खाना देना है तो किसान ही दे सकता है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी इस मुहिम पे चलते हैं कि आने वाला भविष्य भारत का, क्योंकि हम ऐसी चीजों के बिजनेसों को कम डेवलप करें कि जो चीजें दूसरे देशों पे डिपेंड हो, केमिकल इंडस्ट्री, हम ऐसी चीजों को डेवलपमेंट क्यों ना करें जो हमारे देश में उत्पन्न होती है, मिट्टी से उत्पन्न होती है। यदि मिट्टी से उत्पन्न होने वाली चीजों का बिजनेस हमने अपना लिया और उसको वर्ल्ड लेवल ठीक है, आपका कहना बिल्कुल ठीक है। कृषि आधारित हमारी अर्थव्यवस्था रमेश भाई हमेशा से रही है। थोड़ा सा ये भी समझाएं, आपने नींबू वाला उदाहरण दिया कि कैसे एक नींबू आपने लिया, वो 30 रुपए किलो में बिकता, आपने 100 रुपए किलो में लिया और 600 रुपए किलो में अचार बेचा। इसी तरह से चाहे वो दूध हो, मक्खन हो, घी हो, आपका घी कितना महंगा बिकता है। ये इसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं उन भाइयों को जो गौपालन कर रहे हैं कि आप किस तरीके से इसकी पैकेजिंग करते हैं, किस तरीके से इसका मार्केट आप खोजते हैं अपने लिए। घी महंगा बिकता है ऐसा है नहीं, घी तो महंगा बनता है। जैसे आप आगे पीछे घूमने वाली मंथनी लकड़ी से मिट्टी के बर्तन में बिलोना करोगे तो 30 लीटर दूध से 1 किलो घी बनता है। अब दुनिया का कोई भी व्यक्ति मेरी YouTube चैनल में भी देख सकता है ये कैसे बनता है, और यदि कोई आना चाहे तो मैं तैयार हूँ, चैलेंज देता हूँ कि मैं बना के दिखा सकता हूँ, दूध तोल के गर्म करके सब पूरी प्रोसेस समझा सकता हूँ। और दूसरी बात यह है कि घी महंगा है नहीं, घी इतने में बनता है। अब किसान जो गोपालन करता है और 30-35 में दूध बेचता है, आपको पता है कोरोना के पहले में जो गाय को देने का दलिया 14 रुपये किलो था, अभी आज के दिन में वो दलिया 34 रुपये किलो है। उसमें 20 रुपये की बढ़ोतरी हो गई, मतलब 200%, 300% बढ़ोतरी हो गई। अब मेरा घी कोरोना के पहले भी 3000 का था, आज 3500 का है। कहाँ बढ़ोतरी? ठीक है, हम इसमें बाजार के रेट्स की तो बात ही नहीं कर रहे, पर मैं ये चाहता हूं कि आप चलते चलते किसान भाइयों को कोई टिप संक्षिप्त में देना चाहें तो जरूर दें कि उन्हें क्या चीजों का। किसानों को ये संदेश और टिप्स देना चाहूंगा कि अपनी क्वालिटी मेंटेन करें, संपूर्ण गाय आधारित जहर मुक्त खेती करें, और उस खेती से जो पैदा होने वाली चीजें हैं वो चीजों को जनरल मार्केट में ना बेचें। उसके लिए आज के दिन में फेसबुक है, यूट्यूब है, ट्विटर है, व्हाट्सएप है, उस सब में इसको डाल के अपनी प्रोडक्ट की अच्छे से मार्केटिंग करें, या तो कोई मार्केटिंग की एजेंसी हायर कर ले तो उससे भी आपको ये बहुत बढ़िया है जो आपने टिप चलते चलते दिए रमेश भाई। तो रमेश भाई रूपारेलिया हमसे बातचीत कर रहे थे, मैं आपका बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, हालांकि समय हमारे पास सीमित था, लेकिन रमेश भाई रूपारेलिया ने जो कुछ कहा है उसको अगर संक्षेप में समझें तो किसानों को देखिए क्या क्या करना चाहिए वो उन्होंने बता दिया, लेकिन आपको मार्केटिंग समझना चाहिए, सोशल मीडिया समझना चाहिए, और बहुत महत्वपूर्ण है प्रोसेसिंग समझना चाहिए। जो कच्चा माल आपके पास है उसको प्रोसेस करके आप कैसे उस प्रोडक्ट का
इस्तेमाल बड़े पैमाने पर अपने लिए धन कमाने में कर सकते हैं, क्योंकि आपका कच्चा माल जिनके पास जाता है वो इसको प्रोसेस करने के बाद बड़े रेट्स पर ही बेचते हैं। और रमेश भाई की कामयाबी का राज ये है कि वो इसको खुद प्रोसेस करते हैं और पूरी दुनिया में इसको मार्केट करते हैं, बेचते हैं। इसी तरह की कुछ और कहानियां आपके सामने रखेंगे। कृषि एक्सप्रेस में अगले हफ्ते एक और नई शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाएंगे। आज के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।